धन्यवाद मनियार जी। महाराष्ट्र प्रादेशिक सभा की द्वितीय कार्य समिति बैठक में सभा में उपस्थित सभा के अध्यक्ष श्रीमान श्री किशन जी बंसाली, सचिव मदन लाल जी मनियार, सत्यनारायण जी सारडा जी बजाज, अन्य सभी पदाधिकारी गण, सभी जिला के अध्यक्ष, महासभा में मेरे सहयोगी भाई अशोक जी भंग, सुरेंद्र जी मानधना, हमारे कार्य समिति सदस्य सतीश जी चरखा, जुगल जी लोहिया, सुरेश जी केला, श्रद्धे हीरालाल जी काका जी, और महिला संगठन के अध्यक्षा बहन अनुसुईया जी मालू, युवा संगठन के हमारे सक्रिय और प्रभावी अध्यक्ष भाई हार्दिक जी सारडा, और आज जिनका सम्मान भी यहाँ पर विशेष रूप से श्री किशन जी ने घोषित किया, ऐसे सभी सम्माननीय अतिथिगण और सभी कार्यकर्तागण। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में समझता हूं कि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का सबसे बड़ा प्रदेश है, और सबसे बड़ा प्रदेश ही नहीं, सबसे अच्छा संगठित और सबसे क्रियाशील प्रदेश है, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। महाराष्ट्र की शुरू से नींव ही ऐसे हाथों से रखी गई जिसमें श्रद्धेय ओंकारनाथ जी मालपाणी, सत्यनारायण जी लाहौटी, राम कुमार जी मरदा, अभी भूतकाल में भी अगर देखें सतीश जी मधु जी, जितने भी लोग रहे बड़े सक्रियता से, नारायण लाल जी कलंतरी, सबने अपनी जवाबदारी बहुत गंभीरता से निभाई और सचमुच में एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो प्रदेश ही नहीं, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर से लेकर स्थानीय स्तर पर भी बड़े शहरों में क्षेत्रीय सभाओं तक अत्यंत सक्रिय है। सिर्फ सभा का ही कार्य सक्रिय नहीं है, महाराष्ट्र में महिला संगठन और युवा संगठन भी प्रदेश से लेकर नीचे तक अच्छी नींव रखी हुई है और बड़ी सक्रियता से हमेशा काम करते आया है। और जैसा कि आज भी सभा में उल्लेखित किया कुछ वक्ताओं ने, शायद अशोक जी ने, कि मैं हमेशा मेरे कार्यों के लिए, जैसे बड़ी कंपनियां कोई प्रोडक्ट पहले लॉन्च करती है तो उसका पायलट प्रोजेक्ट तैयार करती है, वहां पे वो प्रोडक्ट निर्माण करती है और उसके सक्सेस पे, उसके गुणवत्ता पे, उसकी उपयोगिता पर फिर देश भर में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। ऐसे ही किसी तरह का एक्सपेरिमेंट मुझे जब भी करना रहा किसी योजना का कि वो सफल होगी या नहीं होगी, तो मैं भी अपना पायलट प्रोजेक्ट हमेशा महाराष्ट्र से लॉन्च करते आया, चाहे वो युवा संगठन का मेरा कार्यकाल हो, चाहे महामंत्री संगठन मंत्री का मेरा कार्यकाल रहा हो, या अभी मेरे सभापति का कार्यकाल रहा हो। क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी विविधता है, यहाँ कई ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ 2000 से ज्यादा परिवार है, कई ऐसी तहसीलें भी हैं जहाँ पर बहुत संख्या में परिवार हैं, और कई ऐसे जिले पे भी हैं जहाँ हमारी संख्या बहुत कम है, मगर सक्रियता पूरे महाराष्ट्र में सामाजिक लेवल पर अगर हम कहें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बनी हुई है। आज के दिन हम सब ने सोच रखा था कि लातूर के पास में औसा, जो वेंकटेश देवस्थान राजकुमार जी ने बना रखा है, वहां पे सब हम एकत्रित होंगे और भगवान वेंकटेश के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में महाराष्ट्र में हमारे नए संकल्प क्या है, नए समय पर अब आगे आने वाले समय में कैसे कार्य करना है, उसकी बात लेकर हम आगे बढ़ेंगे करके। मगर इस कोरोना ने पिछले 22 महीने में जिस तरह से हमें चैन नहीं लेने दिया, अचानक में केसेस इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि दिन दुने और रात चौगुने की स्थिति हो गई महाराष्ट्र में। तो मैं खुद देखता हूं कि पिछले सप्ताह तक नागपुर में रोज एक्टिव केसेस सिर्फ 4 आ रहे थे और टोटल एक्टिव केसेस 25-30 चल रहे थे, मगर पिछले 5 दिनों में रोज 400 से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं और कल तो करीब 700 पेशेंट आए। यही स्थिति पूरे महाराष्ट्र की है। पूरे देश में कोरोना में जैसे अन्य कार्यों में महाराष्ट्र लीड कर रहा है, शुरू से आखिरी तक 22 महीने में महाराष्ट्र कोरोना में भी लीड कर रहा है। इसका विशेष कारण ये हो सकता है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी है, संपन्नता अच्छी है, इसलिए शायद लोगों की इम्यूनिटी कम है महाराष्ट्र में। जरा सी बीमारी होती है सर्दी खांसी की तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, इसके कारण इम्यूनिटी कम होने के कारण कोरोना यहाँ पर बहुत ज्यादा अपना प्रभाव दिखा रहा है।
वरना मैंने देखा बिहार, बंगाल, जहाँ पे कोई भी तरह के साधन नहीं है और लाखों की भीड़, बिहार के चुनावों के समय में और बाढ़ के समय मैंने देखा था कि लाखों की भीड़ इकट्ठी होती थी, मगर फिर भी वहाँ इम्यूनिटी शायद इतनी स्ट्रांग है कि कोरोना वहां नहीं फैला। और महाराष्ट्र में सारे उपचार करने के बावजूद भी मैं देखता हूँ कि कोरोना जरा सा मौका मिला और अपने पैर पसार देता है। पहली लहर, दूसरी लहर और अब ये ओमिक्रॉन के साथ में तीसरी लहर। मगर खुशी का प्रसंग इतना है कि अब इसकी सीवियरिटी कम हो गई है, यानी पेशेंट जरूर बढ़ रहे हैं मगर उनको लंग्स का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन के भी केसेस बहुत कम हो रहे हैं और डेथ रेट भी बहुत कम बना हुआ है। मगर सब कुछ होते हुए भी हमें किसी तरह से भी असावधान नहीं होना है और पूरा सावधानी पूर्वक अपने समाज को ऐसे ही अभी श्री किशन जी ने बताया कि बहुत सारे व्यक्तियों का सम्मान करने का निर्णय महाराष्ट्र प्रदेश ने लिया था। मैंने उनके सबके नाम सुने, उनके सबके कार्य भी मैं वैसे जानता हूं। शुरुआत करूं तो भाई संजय जी बियाणी, नांदेड़। हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट था कि हर माहेश्वरी के सर पर खुद का छत हो, ये जो सपना जोधपुर के विशाल अधिवेशन में, सम्मेलन में हम सब ने लिया था, जिसकी कल्पना की, और नांदेड़ में भाई संजय जी सामने आए और एक सफल बिल्डर तो है ही वो, मगर एक उदार हृदय व्यक्ति भी है, जिन्होंने समाज की इस योजना को समझा, हमारे दुर्बल परिवारों की पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ समझा और उनके कार्यकुशलता का भी सभी को लोहा मानना पड़ेगा कि 12 महीने के अंदर इतना बढ़िया वास्तु बना के तैयार कर दिया। और निश्चित रूप से हम सब इंतजार कर रहे थे कि इस वास्तु का लोकार्पण जनवरी माह में ही हो और इस कार्य की खुशबू फैलकर महाराष्ट्र के ही अन्य स्थानों पर नहीं बल्कि देश के भी अन्य स्थानों पर इस तरह का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है हमारा आगे बढ़े और निश्चित रूप से समाज के उन दुर्बल परिवारों को उनके सर पर छत निर्माण करने का हमारी जो योजना है वो सफल हो, पूर्ण हो। कोरोना के 22 महीने के कारण इस सत्र में निश्चित रूप से भ्रमण कम हुआ, मगर महाराष्ट्र एक अलग अनोखा प्रदेश है क्योंकि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े अनोखे आदमी हैं। खुद ने खेत मजदूर के रूप में काम किया, इसलिए गरीबों की पीड़ा को जिस संवेदनशीलता के साथ में श्री किशन जी समझते हैं, ये मैंने पिछले 2-3 सत्रों में देखा। और एक जिद्दी बना है, उनको एक विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है कि अगर दुर्बल परिवार की कोई भी समस्या को दूर करने में हम लगेंगे तो लोग हमारा साथ देंगे। मैं जानता हूं कि ये भाव कुछ मेरे से ही मिलता जुलता है। मैं भी सामान्य परिवार का कार्य करता रहा, बरसों कार्य करता रहा, मगर कभी मेरे मन में इस बात की कभी यानी सोच नहीं रही या तकलीफ नहीं लगी कि पैसा कहाँ से आएगा। और निश्चित रूप में अब मैं देख रहा हूं कि समाज में एक ऐसा मोटिवेशन बना है कि अच्छे कार्यों की खुशबू फैलते से भामाशाह तुरंत अपना सहयोग करने को आगे लेकर आ जाते हैं। और निश्चित रूप से नांदेड़ का हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट संजय जी बियाणी और वहां के हमारे अनिकेत जी और युवा टीम के सहयोग के कारण इतने कम कार्यकाल में पूरी होगी, तो निश्चित रूप में देश भर में एक ये माइलस्टोन रहेगा। मैं अभी बात कर रहा था कि उदार मना उदार हृदय लोग सामने आते हैं। हमारे परम स्नेही रामनिवास जी मानधनी कोरोना पीरियड में माहेश्वरी समाज ने सिर्फ अपने समाज के लिए ही नहीं, अन्य समाजों के लिए भी जिस तरह का कार्य किया, माहेश्वरी समाज राजनेताओं की नजरों में, आध्यात्मिक गुरुओं की नजरों में और ब्यूरोक्रेट्स की नजर में भी एक प्रमुख, एक अलग समाज बनकर आया। और इसके लिए भी आज महासभा के सभापति के रूप में मैं आप सभी प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ताओं का साधुवाद व्यक्त करता हूं। कोरोना की ब्लैक क्लाउड्स के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मीडिया के माध्यम से इसका इतना भयानक रूप हमने देखा है। विशेष करके मैं तो ऐसे शहर में हूँ, नागपुर में, जहां पिछले मार्च अप्रैल में कोरोना ने अपना वो रूप दिखाया था कि विश्व में सबसे ज्यादा
जनसंख्या के प्रतिशत के आंकड़े के हिसाब से नागपुर तकलीफ में था, और एक समय यह आ गया कि हम अस्पतालों की क्या बात करें जहां बिस्तर उपलब्ध नहीं है। नागपुर में तो घाट में शवों को जलाने के लिए भी जगह नहीं थी और टायर पे रखकर शव जलाने पड़े। तो वो यानी दृश्य भी हमने देखा, सुना और पढ़ा है करके। मगर जो ब्राइटर साइड, सिल्वर लाइनिंग इन द ब्लैक क्लाउड जो हम कह सकते हैं, वो भी कोरोना में बहुत सारी बातें सामने आई है। सबसे पहले कोरोना का सबसे बड़ा उद्देश्य मिला है कि हर व्यक्ति को, हर परिवार के सदस्यों को परिवार का महत्व, परिवार में संयुक्त परिवार का महत्व और समाज का महत्व समझ में आया। एक अच्छा लेसन जो कोरोना ने दिया है वो ये है कि मनी कांट बाय एवरीथिंग। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, एक मेरे मित्र हैं गुड़गांव में और 1000-2000 करोड़ के आसामी है, उनकी लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में। मगर उनके खुद के भाई को जब कोरोना के लिए इलाज कराने की आवश्यकता पड़ी तो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का बेड उपलब्ध नहीं हुआ। जो आदमी एक चेक 200 करोड़ का काट कर पूरा अस्पताल खरीद सकता था, वो अपने भाई को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा पाया। और वहीं एक संगठित समाज, महेश्वरी समाज होने के नाते अपने विभिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से और भामाशाहों के माध्यम से कोरोना के पीरियड में हमारे समाज ने एक अद्भुत कार्य किया। आपने अभी जिनका वर्णन किया, और मैं तो नित्य ही जिनके टच में था, डॉक्टर दिगंबर जी झंवर के सहयोग से उस समय रेमडेसिविर का इंजेक्शन एक रामबाण दवा के रूप में था। भाई दिनेश जी सोमानी ने कोऑर्डिनेट किया और दिगंबर जी के उदार हृदय के कारण हम कोरोना के हजारों इंजेक्शन राजस्थान के दुर्गम जिले में गंगानगर से लेकर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता तक पहुंचाने में हजारों की तादाद में सफल हुए। और उससे लोगों को समझ में आया कि समाज जब संगठित होता है, उसकी कार्य क्षमता अच्छी रहती है, पारदर्शिता रहती है, तो किस तरह से काम किया जा सकता है। ये कोरोना ने एक हमको सिखाया। कोरोना ने एक और अच्छी बात जो सिखाई है, मैं समझता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र लीड करता है हमारी सारी सामाजिक समस्याओं के निदान में। आज हमारे सामने सामाजिक समस्याएं क्या क्या है? हमारी घटती जनसंख्या, हमारे अंतरजातीय विवाह, और उसमें भी लव जेहाद जैसे किस्से, हमारे बिखरते संयुक्त परिवार, टूटते दाम्पत्य। और इन सालों में, पिछले 2-4 सालों में एक समस्या नए सर हमारे समाज में आ रही है, और वो है शादी और विवाहों के बीच में संबंध छूट जाते हैं। आपने खुद ने भी गौर किया, 6 या 7 ही शादी तक परिणित हो पाती है, और बीच में ही 3-4 ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। ये नई समस्या का कारण अगर हम अध्ययन करें तो ध्यान में आता है कि बच्चों का सगाई होते से मोबाइल पर, सोशल मीडिया के माध्यम से अत्यधिक एक्सपोजर। कुछ समय के लिए तो किसी के सामने अपने आप को अच्छे से प्रदर्शित किया जा सकता है। आज जैसे आपकी मीटिंग है, मुझे अतिथि के रूप में आपने बुलाया, सोशल मीडिया पे जूम पर मैं जैकेट वगैरह पहनकर बहुत अच्छे से आपके सामने 15 मिनट, आधा घंटा रह सकता हूँ। मगर अगर ज्यादा समय मुझे आपके साथ रहना पड़ता तो हो सकता है मेरी कोई कमजोरी पर आपका ध्यान आकर्षित होता, या मेरी ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं हो, उसके ऊपर फोन पे अत्यधिक एक्सपोजर के कारण सगाई से गृहस्थाश्रम तक उनका जीवन नहीं पहुंच पाता। तो इन सारी समस्याओं पर भी समाज को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य इस समय में अगर देखें, हमें नहीं मालूम था जब फरवरी में हमारी पहली बैठक में मैंने कल्पना की थी कि एक ई पत्रिका जारी होना चाहिए जिससे समाज के हर परिवार को हम नजदीक से साप्ताहिक रूप से जोड़ सके। मगर कोरोना आया और कोरोना के समय में सारे समाज को, देश और विदेश के भी सारे परिवारों को वीकली सारी हाइलाइट्स, सारी घटनाएं उन तक पहुंचाने में ई पत्रिका के माध्यम से हम सफल हुए। टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग हमने ई पत्रिका में किया है कि घंटों के वीडियोस उसमें एक
टिप दबाते से आप घर बैठे सुन सकते हैं। और सदैव मेरा जोर रहा कि समाज में महेश्वरी समाज जिसकी विश्व में नैतिकता से और संस्कारी समाज के रूप में सबसे बड़ी गिनती होती है, सबसे प्रथम श्रेणी में गिनती होती है, तो हमारे संस्कार भी कायम रहे। आपने देखा होगा कि साल भर तक हमने गीता परिवार के प्रमुख भाई संजय जी मालपानी का वीडियो उसमें चलाया। इतने लोकप्रिय वो वीडियो हुए हैं, अनेकों ने परिवार के साथ सुने। अभी लास्ट एडिशन में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि लास्ट एडिशन में ही हमने एक संत का वीडियो डाला कि जीवन में कितने तरह के सुख होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुना हो तो आज की इस मीटिंग के बाद में उस वीडियो को घर के सारे सदस्यों को साथ में बिठाकर सुनिएगा। आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। और ये दृष्टिकोण बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी समाज का कार्य होता है, एक प्रगतिशील समाज का कार्य एक प्रगतिशील समाज का कार्य होता है कि आने वाले समय में भी हमारे सामने जो चुनौतियां आने वाली है, जो कठिनाइयां आने वाली है, उसके लिए पहले से ही हम कार्य योजना बना के तैयार हो जाए। लकीली गत सत्र में हमने ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जो निश्चित रूप से पिछले 2 वर्षों में जितनी भी आपदाएं हमारे सामने आई है उसके लिए हर समय तुरंत त्वरित सहायता करने में हम उस ट्रस्ट के माध्यम से सफल हो रहे हैं। आगे हमारा लक्ष्य, मैंने महेश नवमी के अवसर पर भी आपको संबोधित होते हुए कहा था कि आप सबसे सहयोग से मेरा सपना है कि अब इस ट्रस्ट को CSR भी मिल गया है। अपने इलाके के प्रमुख उद्योगपतियों को CSR राशि का खर्चा करना आवश्यक होता है। वो CSR राशि आप इस ट्रस्ट में प्राप्त करें, और अगर उस इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर इच्छा है कि उस ये राशि इसी काम में ली जाए तो हम वही काम करें। यानी सिर्फ मैं चाहता हूं कि राशि हमारे ट्रस्ट में आवे, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से खर्च हो, जिससे हमारे ट्रस्ट का पहले टर्नओवर बढ़े। और यही मैं आप सबको, महाराष्ट्र के ज्येष्ठतम श्रेष्ठतम कार्यकर्ता इस बैठक में बैठे हैं, स्थानीय स्तर पर गांव, तहसील, जिले में भी हमारे यहाँ बहुत कार्यक्रम होते हैं, और उस कार्यक्रम के लिए जो खर्चा करना होता है हम स्थानीय भामाशाह से वो राशि एकत्रित करते हैं और खर्च कर देते हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, 1-2 लाख रुपए के भी खर्चे के कोई कार्यक्रम आप स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर करते हैं तो अब किसी से कैश राशि लेने की जगह आप ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन के नाम का चेक लीजिए। उससे क्या होगा, उस डोनर को तो ATG की सुविधा मिलेगी, और वापस जो खर्चा जिस नाम से आपको वहां चेक देना है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना है, किसी एजेंसी को देना है, तो हम आपको फाउंडेशन से वो चेक भेज देंगे। मगर इधर हमारा भी ABMM फाउंडेशन का टर्नओवर बढ़ेगा। मेरी कल्पना है, मेरा सपना है कि आने वाले समय में ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन देश का वो NGO बने जिसका टर्नओवर सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का हो जाए। और ऐसा जब कोई NGO बनता है तो राजनेताओं का और देश के औद्योगिक जगत का ध्यान भी उस NGO की तरफ जाता है, और उनसे भी वर्ष में करोड़ों रुपए की राशि उस NGO को प्राप्त होती है। तो उसकी पात्रता हमारा ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन करे, ये अगर आप सब मन में संकल्प कर लेंगे तो ये निश्चित रूप से जरूर होगा। अब मैं बात करता हूं संपर्क ऐप की। इंजीनियर हूं, हमेशा चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारा समाज आगे बढ़े। जीवन में भी आप विश्व भर में देखेंगे जिन लोगों ने उन्नति की है, प्रगति की है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट किया, अपने आप को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में प्रथम श्रेणी में रखा, इसलिए वो उन्नति कर पाए। आप किसी भी व्यापारी को और उद्योगपति को भी देखेंगे अपने गांव, शहर, जिले और प्रदेश में, तो वही लोग उन्नति कर पा रहे हैं जो तुरंत अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं। और इसीलिए हमने महासभा में एक ऐसा ऐप डिजाइन किया कि सारे समाज की सारी जानकारी उस ऐप में बटन दबाते से आ जावे। और अभी आपने देखा कि पिछले 7 दिन में ही हमने उसका नया
संस्करण लॉन्च किया है और अब अगले 15 दिनों में लड़के का लड़की का सगाई संबंध करना है और इसके लिए जो आवश्यक पैरामीटर आप ढूंढना चाहते हैं, तो योग्यतम जीवन साथी देश में कहाँ मिल सकता है। आपको उम्र से पैरामीटर देखना हो, आपको रंग रूप से देखना हो, आपको हाइट से देखना हो, आपको एज से देखना हो, आपको शहर देखना हो, आपको प्रदेश से देखना हो, आपके होने से आपको हमारे ऐप पे उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए ऐप में भी आने वाले समय में ये ऐप हमारा बहुत आवश्यक हो जाएगा। समझ लीजिए आपका लोहे का व्यापार है, आपका कपड़े का व्यापार है, आप अनाज का व्यापार है, नहीं में अनाज का व्यापार कौन करता है, कपड़े का व्यापार कौन करता है, काम कौन करता है, तो आप ऐप में तुरंत ढूंढ सकते हैं। कोई सीए है, कोई डॉक्टर है और उस सीए और डॉक्टर की फैकल्टी में भी किसी तरह का ज्ञान या एक्सपीरियंस ऐप पर हमारे पास में अब आने वाले 15 दिनों के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। इतना ही नहीं, देश से बाहर जो माहेश्वरी रह रहे हैं विदेशों में, उनका भी रजिस्ट्रेशन अब इस ऐप में होने लगेगा। इसलिए बटन दबाते से आपको कौन से देश में कौन माहेश्वरी क्या कार्य कर रहा है, ये सब ऐप के माध्यम से पता लग जाएगा। मेरे वर्षों के सहयोगी युवा संगठन के समय से मेरे खास सहयोगी भाई संजय जी दहाड़, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं उनको जन्मदिन की भी शुभकामना देता हूं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सोशियो इकोनॉमिक डाटा के कार्य को गति दी और जिस तक भाई संजय ने लगन से पहुंचाया, उसके लिए भी साधुवाद व्यक्त करता हूं। मगर संजय ने एक ऊपर के लेवल पर मोटिवेट करके कार्य किया। अब संजय जलगांव में बैठकर जालना के किसी परिवार का खुद का घर है या नहीं है, या वो किराए के घर में रह रहा है, ये जानकारी बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हुए भी संजय के पास में नहीं हो सकती। मगर यही अगर सत्यनारायण जी सारडा अगर वो सारी जानकारी लेके बैठ जाएं, तो जालना में किन किन का खुद का घर है और नहीं है, और जिन्होंने जानकारी नहीं भरी तो वो तुरंत भर सकते हैं। बजाज जी अगर ये लातूर में लेके बैठ जाए, तो जो भी पैरामीटर्स इनकम्प्लीट है वो करना आवश्यक है। ये इसलिए करना आवश्यक है, मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी बार समझाने के बावजूद भी आपके मन में बात घर क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि अब समाज सेवा का जमाना बदल गया। अब वो जमाना नहीं रहा कि जो शहर में कुछ पंच होते थे, जो कुछ भामाशाह होते थे, रीच द लास्ट मैन। अब हमको अपने कंप्यूटर पे बैठकर आवश्यकता है, किन परिवारों में शिक्षण की आवश्यकता है, किन परिवारों में रोजगार की आवश्यकता है, किन परिवारों में सगाई संबंध ढूंढने की आवश्यकता है, ये सब हम ऐप पे देख सकते हैं। तो अब हमारे महाराष्ट्र में जहां हर जिले में अच्छी जनसंख्या है, हर जिला अध्यक्ष से और महासभा के कार्यकारी मंडल सदस्यों से मैंने महेश नवमी पर भी ये अपील की थी कि या तो आप खुद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, खुद को टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं तो परिवार में जो जूनियर्स हैं उन सबको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, उन्हें किसी न किसी को मतलब इतना खुश रखें कि आपके टेक्नोलॉजी का कार्य वो जब भी बतावे जब वो करके दे देवे। या फिर आप में से बहुत सारे लोग इतने सक्षम हैं कि एक रोजगार देकर किसी एक को आप अपने पास में एक टेक्नोलॉजी असिस्टेंट के रूप में रखें, क्योंकि अब जो सेवाएं होगी वो फोकस सेवा होगी। हर जिला अध्यक्ष को ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे यहाँ कितने परिवारों को किस तरह की सहायता की आवश्यकता है और ये सहायता मैं कहाँ से जुटा सकता हूँ। जहां हमारा ऐप जिनको सहायता की आवश्यकता होगी ये बताएगा, वही हमारा ऐप हमारे जिले में कौन भामाशाह लोग हैं या कौन हमारे इस कार्य को सहयोग कर सकते हैं या किन परिवारों की आमदनी इतनी अच्छी है कि वो हमें सहयोग कर सकते हैं, ये जानकारी भी मिनट भर में उपलब्ध कराएगा। तो अगर आपको बीच की कड़ी के रूप में अच्छा कार्य करना है तो आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा,
और ये खुद एडॉप्ट करें, बच्चों के माध्यम से करें, कर्मचारी के माध्यम से करें। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कई बार महाराष्ट्र में बड़ी तकलीफ और या शंका रहती थी कि श्री कृष्ण जी बंसाली बहुत संवेदनशील है, बहुत यानी उनके मन में तड़फ है कि क्या नहीं करूं, यानी मन में शायद सुबह उठते से कोई संकल्प लेते हैं कि आज इस बात को पूरा करना है। मगर श्री कृष्ण भाव और मदन लाल जी का मैं अध्ययन कर रहा था कि इतने टेक्नोलॉजी युक्त नहीं है, मगर आज के मंच पर मैं देख रहा हूं उन्होंने दोनों तरफ अपने लैपटॉप वाले सहयोगी को बिठाकर जिस कुशलता से मीटिंग का संचालन कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी और मदन जी ने भी अपने टेक्नोलॉजी के सहयोगियों के साथ में जब महाराष्ट्र प्रदेश में इस तरह का आज गति दी है मीटिंग्स को, तो ये हर एक के लिए आवश्यक होगा। चाहे वो सुरेंद्र जी मानधना हो, चाहे अशोक जी बंग हो, चाहे सुरेश जी केला हो, चाहे जुगल जी लोहिया हो, चाहे सतीश जी चरका हो, चाहे हमारे हीरालाल जी मालू साहब को भी मैं देख रहा हूँ कि आज मीटिंग के को होस्ट बन के पूरी मीटिंग को हमारे अटेंड कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक हो गई है और टेक्नोलॉजी के कारण जो काम पहले दिनों में होता था वो अब घंटों में हो सकता है, जो काम पहले घंटों में हो सकता था वो अब मिनटों में हो सकता है। बटन दबाते से एक दूसरे की, आपने देखा होगा कि हमारी ई पत्रिका के माध्यम से समाज की वो सारी उपलब्धि पिछले 1.5 साल से हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं, शायद जिसको जानकारी लगने पर आपको लगती भी नहीं जानकारी, या लगती तो बहुत समय से लगती, अब तुरंत हर 7वें दिन आपके पास में ऐसी सारी जानकारी घर बैठे उपलब्ध हो रही है। तो पिछले सत्र से हमारा संपर्क ऐप, ई पत्रिका और ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन, ये तीनों कृत्य टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा को एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाने की सक्षमता रखते हैं। मेरी जानकारी में ये भी आया है, इससे शिकायत के रूप में नहीं ले बंसाली जी और मनियार जी, कि अभी तक हमारी ई पत्रिका का विस्तार 28,000 परिवार तक नहीं पहुंच रहा है। कई जिलों में ये नहीं पहुंच रहा है। आज के सारे जिला अध्यक्षों से और कार्यकारी मंडल सदस्यों से मेरी प्रार्थना रहेगी, मेरा उनको निवेदन रहेगा कि हर जिले में हर कम से कम हर परिवार प्रमुख का एक ग्रुप आपके पास में रहना चाहिए और सारे ग्रुप में महाराष्ट्र प्रदेश में चाहे पूना के 3,000 परिवार है, चाहे औरंगाबाद के 2,000 परिवारों में ई पत्रिका इस सप्ताह की जा रही है। आने वाले समय में युवाओं को जोड़े रखने के लिए, महिलाओं को बांधे रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही हमारी सभाओं से ज्यादा काम पिछले 22 महीनों में महिलाओं ने किया, जबकि उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग समय था। महिलाओं के लिए इसलिए चैलेंजिंग था, 22 महीने अत्यंत संघर्षपूर्ण और चैलेंज से युक्त थे, क्योंकि महिलाओं को जो जो चीज प्रिय है वो 22 महीने में तो जैसे बंद ही हो गई थी। घर के बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं और उनको क्वालिटी का समय मिलता था महिलाओं को वो भी इस कोरोना के पीरियड में नहीं मिला, मगर उन्होंने अत्यंत इस चुनौती को स्वीकार करके अपने घर परिवार को जिस ढंग से इस 22 महीने में रखा, वो हमारी साधुवाद की पात्र है। वो इस बात की भी पात्र है, कल ही मेरी आपकी अध्यक्षा अनुसुईया जी से बात हो रही थी कि हमारी बहनों ने किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और उन्होंने किस तरह के कार्य किए। उन्होंने जो अभी एक आध्यात्मिक कार्य लिया गीता परिवार के सहयोग से, वो सारे वीडियो सुनने लायक है। मैं देख रहा हूं कि आज की भी मीटिंग में हमारे कुछ साथी अभी भी अपने नाम से नहीं जुड़े हुए हैं, मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं। कहीं आ रहा है आईफोन, कहीं आ रहा है 1 2 3, और बार बार हमारी भी महासभा की मीटिंगों में ये बताना पड़ता है कि अपने नाम से जुड़िए। मगर 22 महीने में कम से कम 50 कार्यक्रमों में मैं महिला संगठन के राष्ट्रीय, आंचलिक, प्रांतीय और जिला लेवल के कार्यक्रमों में जुड़ा। मगर बहुत खुशी की बात है और सीना फुलाने की बात है कि हमारी महिलाएं, भाभियां, बेटियां, बहुएं इतनी दक्ष हो गई कि उनकी मीटिंग में हर कोई अपने नाम से पद लगाकर जुड़ता है। तो ये बात उन्होंने अगर महिलाओं ने सीखी है तो क्यों नहीं हमारा पुरुष वर्ग सीख सकता है। कहीं इसमें किसी तरह की शर्म और संकोच नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब आगे का जीवन यही है। अभी तो किसी ने कहा, शायद सुरेंद्र जी कह रहे थे
कि छठवीं लहर है, वो शायद आह्वान कर रहे थे कि तीसरी के बाद में छठवीं लहर आए, और कहीं खुदा न खास्ता कहीं ऐसी बात हो गई कि और साल 2 साल हमें इसी तरह से लॉकडाउन में और बंद कमरों से ही अपनी मीटिंगों में, बंद कमरों में रहकर ही अपनी मीटिंगों का संचालित करना पड़ा, सामाजिक कार्य करने पड़े। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमको ये करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी का कैसा कैसा उपयोग होता है, दिवाली के बाद के ही पत्रिका के अंक में आपने पढ़ा होगा, दिवाली के 5 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक अपील जारी की थी कि माहेश्वरी समाज का हर वो सक्षम परिवार एक और परिवार में अच्छे से दिवाली मनाई जाए, इसके लिए कार्य करे। नागपुर के मेरे एक परिवार ने वो मैसेज पढ़ा, रविवार को मुझे 31 तारीख को फोन किया कि सभापति जी आपका ये मैसेज पढ़ा और मैं चाहता हूं कि नागपुर जिले के सभी ऐसे परिवारों के घर में अच्छे से दिवाली मनाई जाए, उसके लिए 11,000 रुपए की राशि हर परिवार में देने के लिए मैं तैयार हूं। मैंने तुरंत उन्हें बताया कि ऐसे 85 परिवार नागपुर में है। उन्होंने इतवार के दिन ही 10 लाख का आरटीजीएस महासभा के फाउंडेशन में किया और एक राइडर लगाया साथ में कि सभापति जी 10 लाख का आरटीजीएस में इसी बात पे कर रहा हूं कि कल सोमवार को 12 बजे के पहले ये राशि उन परिवारों के तक पहुंच जानी चाहिए, तब तो गुरुवार को आने वाली दीपावली को वो अच्छे से मना पाएंगे। और ये हमारे पास सारा डाटा था, स्टैटिस्टिक्स थे, उन 85 परिवारों के बैंक अकाउंट्स की डिटेल थी कि हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया और इतवार को आया हुआ उनका 10 लाख रुपए का आरटीजीएस 85 परिवार को सोमवार की सुबह 12 बजे के पहले उन्हें 11,000 का नेफ्ट किया और उनको सूचना की कि अपने बैंक अकाउंट में देखिए हमने 11,000 जमा किए हैं और अपनी दिवाली अच्छे से मनाइए। आज हर जिले अध्यक्ष को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जिले में ऐसे ग्रुप बनावे जो लाख रुपए से कम सालाना कमाई वाले परिवार हैं, जो 3 लाख रुपए से कम वाले परिवार हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जिनको बच्चों को 2 टायर और 3 टायर सिटीज में अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है। तो जिला अध्यक्ष के पास में ये जानकारी ये टेबल पे रहनी चाहिए। जिस तरह सभापति होने के नाते हर प्रदेश की देश भर में ऐसे सारे परिवारों की जानकारी मेरे टेबल पर रहती है। रात को भी अगर नींद में भी किसी ने उठा के पूछ लिया तो मैं 5 मिनट में उस प्रदेश की सारी जानकारी उनके साथ में शेयर कर सकता हूं। तब हमारा ऑफिस इतना कैपेबल होना चाहिए या टेक्नोलॉजी से इतना युक्त होना चाहिए कि किन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। जब मैं फोकस का बात कर रहा था अनुसुईया जी, मुझे आपकी याद आ रही थी और अभी मेरे स्क्रीन पे आप हैं, तो मैं फोकस सेवा की जो बात कर रहा हूं, जो आगे का स्वरूप होगा हमारा सामाजिक सेवा का। जैसे मैंने अभी संस्कारों की बात की, मैंने बिखरते हुए दाम्पत्य की, टूटते हुए संयुक्त परिवारों की बात की, तो आज महिला संगठन को आवश्यकता है कि हमारी हर नववधू जिनका रिसेंटली शादी हुई हो, ऐसी लिस्ट हम हमारे ऐप के माध्यम से निकाल सकते हैं। हम हमारी 15 से 20 साल की बच्चियां जो जिनको आगे जाके गृहस्थाश्रम में प्रवेश लेना है, तो उनको गृहस्थाश्रम में शामिल होने के पहले किस बात की ट्रेनिंग की जरूरी है, उनको कौन से मोटिवेशनल, कौन से रमेश जी, वो रमेश जी लाहौटी हो सकते हैं, वो रमेश जी मर्दा हो सकते हैं, वो रमेश जी परतानी हो सकते हैं, कि किन की मोटिवेशन स्पीच के माध्यम से इन 15 से 20 वर्ष की बच्चों को तैयार करें कि वो किसी उस समाज के युवा के साथ में लव जिहाद में नहीं फंसे। परसों मैं हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था, उन्होंने एक किताब निकाली है कि जो लव जिहाद के मामले में हमारी बच्चों को गाइडेंस दे सकती है और वो उसमें नहीं फंसे करके। तुरंत ही मैंने मेरे लैपटॉप से मैंने कहा कि ये समस्या हमारे समाज में कर्नाटक और महाराष्ट्र में ज्यादा आ रही है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बटन दबाते से मैं उनके सामने बताने में सफल हो गया कि 6,000 लड़कियां हमारी अभी 12 से 20 साल की कुंवारी हैं। उनका जो साहित्य है, मेरी योजना है श्री किशन जी कि किसी भामाशाह को ढूंढे, लास्ट पेज का एडवर्टाइजमेंट उसके नाम का देवें और हम उन सारे परिवारों में लव जिहाद के खिलाफ बनाई हुई किताब को उन परिवारों तक पहुंचाएं। हमारा माहेश्वरी पत्रिका भी हर परिवार तक पहुंचाने के पीछे भूमिका ये रहती है। मुझे याद है कि हमारे श्रद्धेय जस्टिस आरसी लाहौटी साहब ने एक हमारे कार्यक्रम में कहा था कि हम संस्कारों की बात तो इतनी करते हैं, मगर संस्कारों की शुरुआत होती है कि बोले मैं किसी परिवार में जाता हूं
तो उसके ड्राइंग रूम में लगे हुए चित्र और उसके ड्राइंग रूम के टेबल पे अलमारी में रखी हुई किताबों से मुझे उस परिवार का चरित्र संस्कार किस तरह के हैं ये ज्ञात हो जाते हैं कि किस परिवार में किस तरह के चित्र दीवारों में, कमरों में लगाए जाते हैं, ड्राइंग रूम में लगाए जाते हैं, किस तरह का साहित्य घर में लगाया जाता है। माहेश्वरी पत्रिका का जिस परिवार में ये पत्रिका आती है और उसके ड्राइंग रूम के टेबल पर रहती है और परिवार प्रमुख सारे सदस्यों को, विशेष करके युवाओं को, अपने बच्चों को ये पढ़ने को कहेगा, तो निश्चित रूप से उस युवा के मन में माहेश्वरी समाज के प्रति एक लगन, एक निष्ठा जागृत होगी और कभी भी जीवन साथी के चयन में उस बच्चे के, उस बच्ची के पैर लड़खड़ाएंगे नहीं, किसी दूसरे समाज के युवा के प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। वो समझ पाएगी कि माहेश्वरी समाज कैसा एक विशिष्ट समाज है जिसको शिव पार्वती के आशीर्वाद से उतने सारे गुण मिले हैं जो विश्व के किसी समाज को नहीं मिले। ये शिव पार्वती का आशीर्वाद था कि हमारे समाज में इतने सारे गुणों का खजाना मिला है और ये खजाने को हमें अगर कायम रखना है तो आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ी के संस्कार अच्छे रहने चाहिए। और चूंकि अब संयुक्त परिवार में तो ये कार्य बहुत सरल था, हीरालाल जी साहब के समय में इस काम को इतनी ताकत से नहीं बताना पड़ता था क्योंकि परिवार में 3-3, 4-4 भाइयों का परिवार कुटुंब साथ में रहता था, उनके 10-12 बच्चे साथ में रहते थे, बच्चे साथ में पलते और तैयार होते, तो अगर किसी बच्चे में किसी तरह की कोई शिकायत की बात होती तो पेरेंट्स तक वो शिकायत पहुंच जाती और तुरंत वो शिकायत या उस कमजोरी को, उस परिवार के बच्चे को, वो परिवार उस कमजोरी को दूर करने में लग जाता। अब तो घर में एकल परिवार, घर में एक ही बच्चा और वो बच्चा भी अपने माता पिता के व्यवहार को कई बार ऐसा देखता है तो उसमें किस तरह के संस्कार आते हैं आप खुद समझ सकते हैं। तो इन सारी बातों को, संस्कार को कायम रखने का, आने वाले समय में समाज में जो आ रही समस्याएं उनसे उपचार का हर फार्मूला समाज की संस्थाओं के पास में रहना चाहिए और रात दिन हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे रहना चाहिए। जब भी प्रथम मालपानी परिवार का आकर्षण हुआ महाराष्ट्र के ट्रस्ट में सहयोग करने का, अब हमारे मित्र परम स्नेही रामनिवास जी मानधनी, मैं उनका महासभा के सभापति के नाते आज की मीटिंग में साधुवाद करूंगा कि आपने 1.25 करोड़ का सहयोग दिया और आगे भी अगले 4 करोड़ तक आप मैचिंग कंट्रीब्यूशन देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी ट्रस्ट करीब 10 करोड़ का एक ट्रस्ट बने, इसके लिए मेरी शुभकामना। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जिस तरह से माहेश्वरी समाज का कार्य हो रहा है, ओंकारनाथ मालपानी सेवा निधि और अब मानधनी परिवार के इस ट्रस्ट के माध्यम से अगर 10-20 करोड़ की राशि आपके हाथ में होगी तो बंसाली जी जैसे आगे आने वाले अध्यक्ष को भी हर समय भ्रमण की आदत लग जाएगी कि मैं जाऊं, लोगों का दुख दर्द समझूं और कोई सहायता करनी है तो करूं। और जब ऐसे ही सहायता होने लगेगी तो हर गांव में लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो सहयोग करते हैं। मदन लाल जी आश्चर्य कर रहे थे, मनियार जी, कि मैं अध्यक्ष जी के साथ में जाता हूं, उनके पास में ऐसी कौन सी झोली है। उनकी झोली नहीं, ये उनकी लगन और समाज के दुर्बल परिवारों के प्रति कुछ सेवा कार्य करने की भावना है जो भामाशाह समझता है और देता है। और यही कारण है कि जब इस बार महेश नवमी पर हम भ्रमण नहीं कर पा रहे थे मगर अनेक परिवारों के कमाऊ पूत समाज ने खो दिए थे और आपके सभापति के ई पत्रिका के माध्यम से किए हुए आह्वान पर 15 दिन में एबीएमएम माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन में 1,80,00,000 से ज्यादा की राशि आई। ये कोई छोटी राशि नहीं है। हर गांव में बैठे बैठे कार्यकर्ता के मन में हमने समाज के प्रति वो प्रेम जगाया। हर महान एबीएमएम संपर्क के माध्यम से जिनका भी बर्थ डेट और मैरिज एनिवर्सरी हमारे पास रिकॉर्डेड है, उसको एक मैसेज जाता है। अगर हमारे सभी परिवार के सभी सदस्य अपने इन शुभ अवसरों पर, बंसाली जी मेरी बात को सुने और आपके प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में फहराइए कि हर सुख दुख के प्रसंग पर हर परिवार ने भी एवरेजली 1,000 रुपए की भी राशि जमा करी
तो हमारे पास में दुर्बल परिवारों के उत्थान के लिए साल में 10 करोड़ की राशि होगी और ये एक संयुक्त प्रयास होगा। और जब संयुक्त प्रयास से कोई समाज और संस्था आगे बढ़ती है तो सबके मन में समाज के प्रति लगन और निष्ठा बढ़ती है, सेवा का भाव जागृत होता है और आगे आने वाले समय में भी हर समय हमारे पास में सेवा भावी कार्यकर्ताओं की एक अच्छी लंबी कतार लगेगी। पुनः आपने मुझे जो अवसर दिया, अगर व्यक्तिगत उपस्थित हो सकता तो निश्चित रूप में 2 दिन में आपके बीच में रहकर घंटों आपसे मैं मेरे अपने व्यूज, अपने विचार शेयर कर सकता था, मगर जितना सीमित समय जूम पर मुझे लगा, मैंने आपसे अपनी बात को शेयर किया। और पुनः जिन लोगों को सम्मान के लिए आपने चयन किया, ऐसे सारे सम्मान मूर्तियों का भाई संजय जी बियानी, डॉक्टर जवाहर, नमिता जी मुंदड़ा, महेश जी बाल्दी, रामनिवास जी मानदनी, नारायण जी लाठी, प्रदीप जी लाठी, जयनारायण जी भूतोड़ा, पद्मा जी तापड़िया, सतीश जी झंवर, नंदकिशोर जी सारडा, अतुल जी लाहौटी, कैलाश जी लोया, विजय जी तापड़िया, श्रीमती विमला जी जेथलिया, श्याम सुंदर जी मांदना, सुधा जी काबरा, दिनेश जी सुमानी, अजय जी लड्डा, चंद्रकांत जी तापड़िया, श्रीकांत जी मंत्री, घनश्याम जी मालपानी, विजय जी राठी, ऐसे सारे सत्कार मूर्तियों का भी मैं महासभा की ओर से सम्मान करता हूं। आपने समाज को जो गौरव प्रदान किया उसके लिए आपका साधुवाद व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। आपके कार्यों से आगे भी समाज का गौरव इसी तरह से सब जगह फैलते रहे, आपकी कीर्ति में दिन और रात चौगुनी वृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूं। पुनश्च महासभा के एक सबसे बड़े प्रदेश, सबसे सक्रिय प्रदेश की कार्य समिति ने मुझे अपने विचार रखने को कहा। निश्चित रूप से कुछ तीखी बात, कुछ चुटकी बात मेरा स्वभाव ही है कहने का, मैंने उसे अनुरूप की होगी, मगर अंग्रेजी नव वर्ष पे इस बात को शुभकामना के साथ स्वीकार करें। और महाराष्ट्र देश में अगर महाराष्ट्र आगे बढ़ता है तो माहेश्वरी समाज आगे बढ़ता है। महाराष्ट्र प्रादेशिक सभा अगर आगे बढ़ती है, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा आगे बढ़ती है, माहेश्वरी समाज का गौरव आगे बढ़ता है। इसलिए महाराष्ट्र प्रादेशिक सभा के अध्यक्ष श्री किशन जी बंसाली जी, अनुसुया जी मालू और हार्दिक सारडा के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक डाटा के सारे पैरामीटर कंप्लीट करने की चुनौती को स्वीकार करके सबसे प्रथम महाराष्ट्र इसमें आगे बढ़े। मेरा गृह प्रदेश विदर्भ, वो महाराष्ट्र से कोई ज्यादा छोटा नहीं है। अगर आप 28,000 है तो 13,000 समाज परिवार विदर्भ में भी है, मगर विदर्भ ने ये कार्य 100% कर लिया है। और विदर्भ अगर कर लिया तो महाराष्ट्र नहीं कर सकता, ये मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए आगे से कभी इस बारे में आपको उल्लेखित करने का मुझे मौका नहीं मिले, मुझे कोई ऐसा अवसर आप नहीं प्रदान करें, इसी निवेदन के साथ धन्यवाद। जय महेश।